हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर फिजिक्स का एक वीवीआई चैप्टर, जो जानते हैं कि ऑप्टिक्स जो कि एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इससे बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। तो आज हम लोग इसका 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो बिहार बोर्ड के एग्जाम्स के से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग सिर्फ बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वर्ण क्रम में डॉट डॉट भाग से संबंधित होता है। क्या बोला? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वर्ण क्रम में, यानी वर्ण क्रम मतलब वेवलेंथ हो गया आपका, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य जैसे जो पढ़ते हैं, वर्ण क्रम में भाग से संबंधित होता है। तो दृश्य भाग से, किससे? दृश्य के भाग से। आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहीं पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जो आप लोग को बताना है, जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस कलर का वेवलेंथ, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस कलर का है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपको बताना है। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा भी पूछ सकता है और सबसे कम भी पूछ सकता है। तो बताइए सबसे कम किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है, आपको इसका बताना है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम, किस कलर का तरंगधारी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है। आप जानते हैं कि सबसे कम रंग किसका है, तो आप लोग जानते हैं कि ये लाल का है। किसका है? लाल का। अभी हम सब रीजन भी बता देंगे का ही है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो ये बैगनी का होता है। किसका? बैगनी का होता है। तो आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, भिगवियोर। क्या पढ़े होंगे? भिगवियोर, VIGBYOR। इसमें 7 कलर होते हैं, 3 3 6 एक साथ। इसमें 7 कलर होते हैं। जो जानते हैं कि स्पेक्ट्रम पे टूट के बनता है ये 7 कलर। कोई भी एक व्हाइट लाइट्स है, यानी श्वेत प्रकाश है, जब वो प्रिज्म से होकर, किससे? प्रिज्म से होकर के जब वो गुजरती है तो अपने 7 कलर में विभक्त हो जाती है, जिसको भिगवियोर नाम दिया गया। इसका कुछ अपना अपना वेवलेंथ भी है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किधर है और सबसे कम वेवलेंथ किधर है? तो आप लोग जानते हैं कि इधर से इधर वेवलेंथ घटती है। मतलब जब हम भी से आर की तरफ जाएंगे, यानी भिगवियोर भी, आप लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं। भी से हो गया वायलेट, आई से इंडिगो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ भी देता है एग्जाम में, समझे? तो भिगवियोर, तो भी यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका होगा, तो भी का हो जाएगा, और सबसे कम आर का हो जाएगा। मतलब भी से आर की तरफ जाते हुए वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिलेट करते हैं, इसका वैल्यू घट जाएगा, इसका वैल्यू घट जाएगा। अब मानिए कि जिसका भी वेवलेंथ कम होगा, मतलब उसका उतना दूर जाना कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि रेलवे लाइन का, किस पे? रेलवे लाइन का जो सिग्नल, जो लाल रेड सिग्नल होता है, वो इसीलिए इसका यूज किया जाता है कि वो कभी भी मतलब डार्क एरिया में भी वो दिख जाए। यदि वहाँ पे मान के चलिए हम इंडिगो या ग्रीन कलर का यूज कर देंगे, ग्रीन कलर नहीं दिखेगा उतना अच्छा से, जबकि ग्रीन कलर का यूज हम लोग सिग्नल में और अदर सिग्नल में यूज करते हैं। लेकिन हम लोग रेड का इसलिए करते हैं, जिसको लाल खतरा के भी निशान कहा जाता है, समझे? तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ नॉमेरिकल क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत कम बनता है नॉमेरिकल, फिर भी देख लेंगे एक दो क्वेश्चन। 1 मीटर ऊंचाई का एक लड़का उत्तल दर्पण के सामने खड़ा है। किसके सामने? उत्तल दर्पण। आपको बताना उत्तल दर्पण ये है कि ये है, बताइए एग्जाम में। उत्तल दर्पण समझने का एक सीधा तरीका है, जिसका सरफेस उठा हुआ है, सरफेस उठा हुआ है, इसीलिए सरफेस देखिए इसका उठा हुआ है। इधर से यदि हम इसको ब्रश कर दे या फिर इसे पुताई कर दे रहे, हिंदी में कहा जाए तो उत्तल दर्पण के सामने खड़ा है, दर्पण से उसकी दूरी फोकस की दूरी के बराबर है। और ये हो गया, तो आप लोग जानते हैं इसको कहते हैं पोल। यहाँ पे हो गया फोकस, और ये हो गया आपका, सॉरी इधर हो जाएगा इसका, और इधर क्या कहते हैं, इधर पोल, इधर फोकस, और इधर सेंटर, जिसको हम लोग सी से दिखा देते हैं। वक्रता केंद्र भी इसको हिंदी में कहते हैं, वक्रता केंद्र, फोकस और पोल। तो आप लोग जानते हैं कहाँ खड़ा है, वो फोकस में खड़ा था। इधर अंदर में तो खड़ा नहीं रहेगा, रहेगा कहाँ, बाहर में। तो इधर हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ खड़ा है, और कह दिया क्या कि 1 मीटर उसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1 मीटर ऊंचाई है। जब दोनों आप बराबर में होगा तो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी और यू पूछा, यू दिया हुआ और भी पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी फॉर्मूला से ये बनेगा आपको। तो यानी सीधा पूछा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछे, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 0.5 मीटर। इसका आधा हो जाता है जब आप फोकस की दूरी पर खड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, कितना 35 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रकार से स्थित है, जिसमें व्यक्ति के चेहरे का सीधा प्रतिबिंब चेहरे का आकार का है, तो कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। चलिए बताइए कितना गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 10.5 सेंटीमीटर गुना। कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर गुना। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग के एग्जाम में नॉमेरिकल बहुत ही कम पूछता है, बहुत ही कम, इसलिए मैं नॉमेरिकल पे इतना दिमाग नहीं देना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जितना पूछ सकता है सब क्लियर होगा आप लोग का। वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से नोट करते हैं, जिसका सेंटीमीटर कितना दिया? 20 सेंटीमीटर एग्जाम में दिया हुआ। उत्तल दर्पण के किसी वास्तविक वस्तु के वस्तु के प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी क्या होगी? मैक्सिमम दूरी पूछी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। मैक्सिमम दूरी आप जानते हैं कि जब, चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद क्या कहा दिया कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को अवतल दर्पण में 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो वह 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब मतलब दूरत्व की तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पे भी आप लोग का ये फॉर्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप लोग देखिए 2 सेंटीमीटर वस्तु दिया हुआ है तो 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर वस्तु से दूरी हो गया u, और अवतल दर्पण की 16। अब अवतल दर्पण में आपको देखना क्या चीज़, वो अवतल दर्पण में तो आप लोग ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पढ़े होंगे। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो वो समझ लीजिए आपको एफ दिया हुआ है। और 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बना, सॉरी ये एफ निकालना, ये यू हो गया, ये भी हो गया, और ये आपको सब कुछ दिया हुआ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर ये -9.6। अब यहाँ देखिए माइनस क्या बता रहा है, कभी भी जानते हैं दूरी नेगेटिव में नहीं होता है, लेकिन यहाँ फिजिक्स का और यहाँ पे दिया हुआ क्या -9.6। अब इस माइनस का फंडा समझते हैं, माइनस क्या है। माइनस यहाँ पे किसके कारण आया है, ये अवतल दर्पण के कारण आया है। यही अगर उत्तल दर्पण होता है यहाँ माइनस नहीं लगता, ये अवतल दर्पण के कारण है। जब आप लोग निर्देशांक ज्यामिति को पढ़िएगा तो यहाँ नेगेटिव डायरेक्शंस इसलिए लगाया जाता है, बस बेसिकली ये उसकी दिशा को डिनोट करता है। फिजिक्स की दूरी में एक बात ध्यान लीजिए, यदि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कहीं दूरी में अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो उस नेगेटिव का सीधा सेंस समझिए कि वो डायरेक्शन को दिखा रहा है, और हमेशा नेगेटिव लगाने का मतलब हुआ कि वो विपरीत दिशा में हमको शो कर रहा है। समझ गए, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्या क्वेश्चन कर दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च पुंज के लिए सही है जो मध्य से प्रवेश करता है। क्या है अभिसरित, क्या है अभिसरित। आप लोग जानते हैं अपसरित और अभिसरित क्या होता है। एक होता है क्या कि किरण को आकर के मिलना, किरण आकर के बहुत जगह से एक जगह इकट्ठा होना, और एक होता है किरण एक जगह से निकलना, दोनों में अंतर है। देखिए सोर्स क्या है, यहाँ से बहुत सारे सोर्स होंगे लेकिन आएंगे मिलेंगे एक जगह, और यहाँ पे एक ही सोर्स से निकल रहे होंगे। तो एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसरी। तो अभी सारी तो मतलब अभी मतलब बहुत दूर हो जाना, तो अभी सारी एक जगह से निकल जाना, तो ये हो जाएगा अभिसरी और ये हो जाएगा अपसरी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह दिया कि आपतन कोण 60 डिग्री पर एक बिंदु पर आपतित किरण, क्या चीज़, एक बिंदु पर आपतित किरण अपवर्तनांक दिया हुआ है, जो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √3। कांच, अब जानते हैं कि म्यू की वैल्यू कितना दिया है √3, ये अपवर्तनांक हो गया। तो कांच के गोले के प्रवेश करती है तथा यह गोले के आगे की सतह पर परिवर्तित एवं अपवर्तित रहती है। इस तरह की परिवर्तित एवं अपवर्तित किरण का मध्य का कोण बताइए। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब कैसे होगा, तो हम लोग देखिए इसका आंसर दिखाते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। तो पी एक अपवर्तन, पी पर क्या, पी पर अपवर्तन है। क्या देखिए हम सब स्लाइड दिखा रहे हैं, स्लाइड बना के लाए आप लोग के लिए, बहुत मेहनत की है। ठीक, क्या कर रहा है, पी पर अपवर्तन कितना हो गया, साइन साइड। आप जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है कि साइन आई अपन साइन आर होता है कि नहीं होता है। साइन आर हो गया अपवर्तन कोण जहाँ से आएगा, और साइन आई हो गया साइन 60 डिग्री √3 हो गया, जो कि दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल। अब साइन आर बराबर कितना हो जाएगा √3, 1/√2, सॉरी 1/√2, कहा कि इधर से जब 60 डिग्री निकलेगा तो इधर से भी I2 हो जाएगा, तो साइन आर बराबर 1/2। तो R1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और R1 बराबर R2 दिया हुआ एग्जाम्पल में, तो R2 बराबर 30 डिग्री, इसीलिए तो P बराबर हो जाएगा I2 बराबर 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर नंबर इसका हो जाएगा इतना, आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरीचिका किसके कारण होती है, ये मरीचिका किसी को नहीं समझ में आता होगा। देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, और बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछ भी देता है ये क्वेश्चन को। मिर्च किसके कारण होती है, क्या करिए कि मरीचिका किसके कारण होती है। तो मरीचिका क्या होता है, क्योंकि रेगिस्तान एरिया होता है। कहाँ, रेगिस्तान एरिया जहाँ के मतलब पानी का कमी हो जाता है। तो आप लोग देखे होंगे ये रेगिस्तान एरिया में, तो यहाँ से क्या करता है, एक फ्लूइड बहने लगता है। फ्लूइड बहने का इन द सेंस मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे एक पेड़ पौधा है, तो वहाँ देखिए बहुत दूर जब जाइएगा एक हीट एरिया में, आपको लगेगा कैसे कि वहाँ पर एक पानी बह रहा है। आपको लग रहा होगा, क्या हो रहा है, एक लगता होगा पानी का एरिया एक सतह बन गया है। जब गर्मी के मौसम में बहुत दूर से आप लोग देखेंगे, मान लीजिए आप यहाँ खड़ा है और बहुत दूर देख रहे हैं, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको लगेगा क्या कि यहाँ पानी बह रहा है। वो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन लगेगा क्या पानी बह रहा है, एक पानी तरह मतलब सरफेस लेयर दिखेगा आपको। वही होता है मरीचिका बनने के कारण, वो हर एक जगह बनता है, बेसिकली रेगिस्तान एरिया में ज़्यादा बनता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के इस कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग थ्योरी की क्लास लेंगे, तभी। अभी तो ऑब्जेक्टिव की क्लास, इस कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मरीचिका किसके कारण होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। VVI है, ये क्वेश्चन को जो भी रट लिया समझिए नंबर पक्का है उसका। मरीचिका किसके कारण होती है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्या कर दिया कि कांच का कांतरिक कोण थीटा 1 है, कांच का कांतरिक कोण थीटा 1 है। जब जल का कांतरिक कोण थीटा 2 है तो जल का कांच के पृष्ठ पर कांतरिक कोण कितना होगा, थीटा 2 से अधिक होगा। अब कांतरिक कोण किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हम बताते क्या होता है। कांतरिक कोण क्या होता है, देखिए जब मान के चलिए कि यहाँ एक सरफेस है और यहाँ से भी लाइट आया तो आप लोग जानते हैं साइन आई बराबर साइन आर हो जाता है। तो अभी क्या करेगा, इधर निकल जाएगा, कुछ अभिलंब से दूर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, क्या होगा अभिलंब से। अब मान के लिए यहाँ से भी कुछ लाइट आ रहा है, वो अभिलंब से दूर जाएगा कि नहीं, और ये यहाँ चला गया। लेकिन एक लाइट ऐसा हम एंगल पे डाले, ऐसा एंगल पे डाले हम लोग कि वो जा करके सिर्फ इसी सीधा पे चला गया, एक सरफेस की तरह, ना सरफेस से नीचे गया और ना ही सरफेस से ऊपर गया। सेम टू सेम ये सरफेस पे लाइट हमारा मतलब जो आपतित किरण परावर्तित किरण जो भी वो सरफेस पे चला गया। तो वही होता है क्रांतिक कोण। जिस एंगल पे हम लोग यहाँ पर देंगे, जिस एंगल पे इंसिडेंट रे जाएगी, जो आपतित किरण जाएगी और परावर्तित किरण यदि वो सरफेस पे चला गया तो उस एंगल को कहेंगे हम लोग क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे उसको, एंगल को हम लोग क्रांतिक कोण। इसको भूलना नहीं है। और हमेशा वो 90 डिग्री होता है, हमेशा वो 90 डिग्री, ये जरूरी नहीं है वो अभिलंब से हमेशा 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण के बाद जो हमारा आपतन कोण होता है, आपतन कोण वो हमेशा 90 डिग्री होता है, समझे। क्रांतिक कोण थीटा 2 जल के कांच के लिए तो क्रांतिक कोण होगा तो थीटा 2 से अधिक होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, थीटा 2 से अधिक होगा। अब जानते हैं कि थीटा 2 से हमेशा अधिक हो जाएगा क्योंकि जल का कोण कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कांच के गोला, क्या चीज, कांच के एक गोले में एक वायु का बुलबुला म्यू का वैल्यू 1.5 है जो अपवर्तनांक है उसका, और 10 सेंटीमीटर व्यास, किसका, इसका रेडियस है कितना, 10 सेंटीमीटर। उत्तल पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो पृष्ठ से कितनी दूरी पर बुलबुला दिखाई देगा, कितनी देर पर दिखाई देगा, -2.5 सेंटीमीटर पर। अब देखिए कैसे, इसको हम बताते हैं आपको। देखिए इसलिए आप लोग जानते हैं कि U2/U प्लस U/V बराबर इतना। इस फार्मूला को आप लोग याद करना होगा, इस फार्मूला को आपको याद करना होगा, इस फार्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया, तो U2 आपको दिया हुआ और सारा वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देना, पुट करके निकालिएगा तो वैल्यू हो जाएगा माइनस। आप लोग को ये PDF एक बार समझ लीजिए, आप लोग का इस PDF को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इस PDF को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का एक अभिसारी पुंज फोकस दूरी इतना मीटर पर अपसारी लेंस इससे गुजरता है तो लेंस के पीछे से 0.3 मीटर फोकस पर आता है तो बिंदु की स्थिति पर कुंज का लेंस की अनुपस्थिति में अभिसारित होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। कितना हो जाएगा इसका आंसर नंबर, ए नंबर। चलिए अब तल दर्पण उत्तल, हम जब एक पढ़ेंगे दर्पण को काटने वाला कंसेप्ट, वो एग्जाम में पूछता है तो वो एग्जाम से आपको हम लोग बता देंगे, समझे। चलिए देखिए क्या क्या दिए गए चित्र में उभयोत्तल, क्या चीज, उभयोत्तल लेंस में एवं उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल और ये हो गया उभयोत्तल, ये हो गया अभयोत्तल और ये हो गया उभयोत्तल, समझे। दोनों तरफ से वक्रीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक। और दोनों के लिए अपवर्तनांक भी सेम है दोनों का और वक्रता त्रिज्या भी सेम है। तो लेंसों द्वारा सभी सॉरी बच्चों, तो लेंसों द्वारा सभी अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 10 गुना 20 सीधा इसका 2 गुना कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए उसका हम सॉल्यूशंस भी दे दिए अच्छे से, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये वही वाला फॉर्मूला पर यहाँ लगता है 1/V और 1/U 1/F बराबर। चलिए वही क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो चुका है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछता है। एक व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की दूरी 50 सेंटीमीटर, दृष्टि दोस्ती। अब देखिए दृष्टि दोस्ती एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो क्या क्या पूछ सकता है, हाँ आप थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही नहीं है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं हम। पहले बताइए दृष्टि दोष क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष क्या होता है, कोई मान के चलिए मस्तक कोई भी आदमी का ये क्या होगा, नेत्र, हम नेत्र का फोटो बना रहे हैं एक रफली सा, ये देखिए ऐसे ही सर नेत्र ऐसे ही होता है। यहाँ पे 3 लेयर होते हैं, समझे। ये हो गया आपका नेत्र। ये बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी हम लोग नेत्र पढ़ेंगे। बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों में नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दृष्टि दोष क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में विद्यार्थी को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर दूर दृष्टि दोष कैसे पहचानेंगे और निकट दृष्टि दोष कैसे पहचानेंगे। यदि कोई व्यक्ति को इससे प्रॉब्लम होगा तो आज उसका छुटकारा हो जाएगा, ये समझ जाइए। क्या कह दिया कि दूर दृष्टि दोष पहले समझते क्या होता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है,
दूर दृष्टि दोष हो गया जिसको दूर का ही वस्तु दिख जाए। यही समझ जाओ कि जिसका दोष है वही चीज़ दिख रहा है। एक चीज़ याद रखो कि जो चीज़ हमको दिख रहा है, यदि दूर दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो गया, यदि हमको निकट दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो गया। ये याद करने का ट्रिक है। जैसे अमल, अमल के बारे में याद करते हैं ना कि अमल क्या करता है, लाल लिटमस को, नीला लिटमस को लाल करता है, तो हम लोग क्या याद करते हैं, अनिल से अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष क्या होता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दूर दृष्टि दोष में क्या करेगा, दूर का ही वस्तु दिखेगा। दूर का ही वस्तु अब क्यों दिखेगा, तो हम लोग नेत्र पे देखना चाह रहे हैं कि नेत्र पे कैसे क्या प्रॉब्लम करता है, नेत्र पे कैसे क्या प्रॉब्लम करता है। तो नेत्र में होता है क्या है, यदि हम एक सिरिला की मसल्स होते हैं, ये देखिए, ये इसी मसल्स को कहते हैं हम लोग, जो आँख का आपको अप डाउन करेंगे, जो आँख का आपको छोटा बड़ा करेंगे। तो अब मान के लिए समझिए कि डार्क एरिया है, कैसे, कौन सा एरिया है, डार्क एरिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में अपनी आँख को थोड़ा साइज को बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, आँख की साइज को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। तो बढ़ाए तो क्या होगा, रेडियस बढ़ गया हमारा आँख का रेडियस कहते हैं, आँख ये लेंस, जो आँख में हमेशा उत्तल लेंस होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, आँख में हमेशा उत्तल लेंस होते हैं। तो आँख का लेंस थोड़ा हमारा बढ़ेगा, तो आँख का मान के लिए ये कभी कोई लेंस का लंबाई इतना है और कोई लेंस का लंबाई इतना बड़ा है, तो किसका रेडियस ज़्यादा होगा बताइए, R1 का रेडियस बड़ा होगा, R2 का रेडियस बड़ा होगा। तो आप जानते हैं कि जिसका पृष्ठ जितना ज़्यादा होगा उसका रेडियस उतना बड़ा होगा। तो इसीलिए इसको भी जानते हैं कि इससे बड़ा गोला बनेगा और इससे छोटा गोला बनेगा, तो छोटा गोला बनेगा, इसका रेडियस भी कम हो जाएगा, इसका बड़ा रेडियस हो जाएगा। तो आँख का क्या रेडियस बढ़ जाएगा। अब रेडियस बढ़ने का मतलब क्या होगा कि जो बिंदु पहले जहाँ दिखते थे अब वहाँ से आगे दिखने लगेंगे। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे आगे में हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं, जो लेंस फिर उस बिंदु को ला करके इस बिंदु पे आप लोग का यहाँ पे कब ला करके आपको रख देता है, जिसके कारण हम लोग सही से देख पाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को लीव करना चाह रहे हैं, क्या एग्जाम में पूछेगा नहीं। एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस को ऊपरी भाग के किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाता है तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। ये क्वेश्चन VVI एग्जाम में पूछ भी सकता है। क्या कह दिया कि एक अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। अभी हम तुरंत अपसारी और अभिसारी के बारे में बताएं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभिसारी मतलब जहाँ से कोई सब कुछ निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है, तो निकालेगा कौन, निकालेगा बताइए। आप लोग इतना बात याद रखिएगा कि जो भी उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस क्या करता है, आपके ये कोई भी एक जगह पर लाने का काम करता है, ये समझ आइए। और उत्तल लेंस जो इस प्रकार के बनाते हैं वो क्या करता है, आपके लाइट को फ्लक्चुएट नहीं, मानी कि लाइट को बढ़ाना चाहता है एरिया, यही समझ जाइए। तो क्या अभिसारी लेंस यानी सीधा समझ जाइए, यहाँ पे अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो जब लेंस की ऊपरी भाग के किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाता है तो प्रतिबिंब पे क्या होगा, तीव्रता घट जाएगी। तो आप लोग ऐसे भी जानिए, मान लीजिए टॉर्च जल रहा है, क्या जी, एक टॉर्च जल रहा है, क्या जल रहा है, एक टॉर्च जल रहा है। टॉर्च के सामने में कीजिएगा अपारदर्शी, जैसे कि मान के चलिए कोई चादर डाल दी उसके आगे, तो तीव्रता तो ऐसे ही घट जाएगी ना, जितना लाइट पहले रहता है उतना लाइट तो नहीं रहती है, इसीलिए क्या होगा, उसका तीव्रता वैसे भी घट जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्तु की सभी स्थिति के लिए अभिसारी आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा, आभासी। हम लोग जानते हैं कि आभासी क्या होता है, जो काल्पनिक होते हैं उसी को आभासी भी कहते हैं, काल्पनिक को आभासी कहते हैं। तो इस स्थिति में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा आभासी कब होता है समझिए, बताइए। प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में भी आभासी होगा और उपतल दर्पण में आभासी होगा। तो आभासी के लिए बी और सी तो दोनों सही होगा। तो सीधा प्रतिबिंब और अवतल में बनता है, उत्तल में बनता है, लेकिन कंडीशंस अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए आंसर नंबर इसका सबसे मोर करेक्ट आंसर नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन जब बी ऑप्शन में तो इसके लिए इसका इस हिसाब से आंसर नंबर इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका बताइए, जब उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबाया जाता है तो उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी की बताना है तो फोकस दूरी उसकी अनंत पर हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, उसको हम किस में डुबा दिए, कोई द्रव में, मान लो पानी में डुबा दिए, द्रव में, दूध में, किसी में कोई द्रव होना चाहिए, लेकिन उसमें डुबा दिए। तो डुबाने पर जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, लेंस के अपवर्तनांक, जैसे लेंस का अपवर्तनांक म्यू है तो उसका द्रव का भी अपवर्तनांक म्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब उसकी जो फोकस दूरी है वो अनंत पर हो जाएगी, तभी सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। चलिए आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन मिल, हाँ चलिए एकदम इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत
प्रकाश का रंग जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अधिक विचलित हो जाता है। तो अभी हम तुरंत देखे थे क्वेश्चन बिहेवियर में, किसमें, बिहेवियर में, तो उसी क्वेश्चन को पूछा है। तो सबसे ज़्यादा विचलित हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा विचलित होगा, याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा विचलित होगा उसका आपको लेमडा कम होगा, उसका लेमडा कम होगा, इस बात को याद रखिएगा। जो चीज़ ज़्यादा विचलित होगा, जिस कलर का मतलब कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो विचलित कम होगा, और जिसका वेवलेंथ बहुत ही कम होगा उसका जिसका कम होगा वो अधिक विचलित होगा। इसलिए बैगनी का वेवलेंथ कम होता है लेकिन वो ज़्यादा आपको फ्लक्चुएट करेगा, विचलित हो जाएगा। तो अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि ये मान के लिए प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है, इससे हम लोग व्हाइट लाइट्स लाएं। व्हाइट लाइट लाने पर ये देखिए 7 कलर में विभक्त हो गया। तो बिहेवियर तो नीचे देखिए भी, आप लोग देखेंगे किताब में कि भी नीचे होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल से देखें तो ये देखिए इसका लाइन बहुत ज़्यादा मुड़ गया। तो लाइन यहाँ से नहीं देखा जाता बल्कि यहाँ से देखा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म से। तो भी क्या होगा, सबसे नीचे मुड़ता है। सबसे ज़्यादा बेंट होने वाला कलर एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा बेंट होने वाला कलर कौन सा है, बैगनी है। बैगनी कौन सा है, बैगनी है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं और कोई क्वेश्चन है उस तरह से। हाँ, इंद्रधनुष एक क्लास इसमें हम और ले लेंगे आपके लिए, तो सेकंड क्लास आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, क्लास को एंड करते हैं, ठीक है।